माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये होम साइंस का प्रैक्टिस सेट है, PYQ है। ये 2021 का यूपी टीजीटी का पेपर है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस जो कि आया हुआ था, क्या था कि हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है, इसमें क्या है, विषाणु, जीवाणु, फफूंद, शैवाल। तो ये किसके द्वारा फैलता है, इसमें है कौन कौन सा, एक बार फिर से देखिए, विषाणु, जीवाणु, फफूंद, शैवाल। तो ये किसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो है ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि जो हेपेटाइटिस होता है वह कितने प्रकार का होता है, वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का, कौन कौन से, एक हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पहले का आंसर कौन सा हो गया, विषाणु हो गया। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है। तो कौन सी योजना है यहाँ पर, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मातृ सुरक्षा योजना, और कौन सी कि राजीव गांधी किशोरी योजना, और क्या है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं। मतलब संचार का कौन सा ऐसा माध्यम होता है कि जिसमें जो होती हैं तस्वीरें जो होती हैं वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला है फ्लैश कार्ड, दूसरे नंबर पे है फिल्म स्ट्रिप, तीसरे नंबर पे है टेलीविज़न और चौथे नंबर पे है ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर ये फ्लैश कार्ड पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यार्न का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। तो ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यार्न की संख्या, यार्न की मजबूती, यार्न ट्विस्ट, यार्न की समरूपता। तो कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धागे की संख्या यानी यार्न की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सुंदरता जो है ये किस प्रकार का, ये देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन सही से नहीं, हाँ यहाँ पर आते हैं कि सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है। 5वां है सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, पहला है ऑप्शन क्या है कि साधन मूल्य है, आंतरिक मूल्य है, और ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है, क्या सुंदरता साधन मूल्य है, नहीं, ये कैसा मूल्य है, ये आंतरिक मूल्य है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, ये मूल्य के उत्प्रेरक तत्व, जो मूल्य उत्प्रेरक तत्व पढ़े हैं, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। उत्प्रेरक तत्व जो होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं उत्प्रेरक तत्व। कौन कौन से, देखिए ये त्रिभुज में बनता है। पहला ऊपर क्या होगा, वैल्यू होगा ना, ऊपर वैल्यू होगा, फिर इधर क्या होगा, गोल होगा, और ये स्टैंडर्ड होगा एक साइड। तो ये इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको मूल्य बोलते हैं, यहाँ पर गोल को क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं, अस्तर को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। वैल्यू ही आपके गोल और स्टैंडर्ड का निर्धारण करते हैं। मूल्य क्या, देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि मूल्य कहाँ पर होता है, मूल्य जो होता है वह केंद्र में होता है। तो मूल्य उत्प्रेरक तत्व होते हैं कितने, 3 उत्प्रेरक तत्व कितने होते हैं, 3 होते हैं। और मूल्य जो होता है वह कहाँ होता है, कि वो कहाँ होता है, वह बीच में होता है। और ये सुंदरता पूछा है कैसा है, ये आंतरिक मूल्य है। कैसा मूल्य है, ये आंतरिक मूल्य है। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ कि BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है। तो BCG का टीका किस रोग में बचाव करता है, पहला ऑप्शन है क्या है कि चेचक,
दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा है तपेदिक और चौथा है टाइफाइड। तो यहाँ पर BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, हम लोग इसको समझते हैं कि तपेदिक को किस किस नाम से जाना जाता है। तो तपेदिक को देखिए टीबी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि इसको क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। क्या? क्षय रोग के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? क्षय रोग के नाम से जानते हैं। और क्या? इसे मृत्यु का कप्तान भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? ये टीबी को तपेदिक बोलते हैं। टीबी को तपेदिक तो इसमें दिया ही है। BCG का टीका कहाँ? तपेदिक को। और इसको टीबी भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, इसे मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। और ये जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लिल और क्या कि बैसिलस नामक जीवाणु से ये होता है। और इस टीके का सर्वप्रथम खोज इसकी किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम 1882 में देखा था। किसमें? बलगम में देखा था। तो BCG का टीका जो है यह किस रोग से बचाव के लिए है? ये तपेदिक के लिए से बचाव के लिए। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए, इसको किस किस नाम से जानते हैं? कि टीबी, क्षय रोग और मृत्यु का कप्तान भी कहते हैं। और इसका कि इसके किस जीवाणु से ये होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लिल बैसिलस नामक जीवाणु से होता है। और रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम कब? 1882 में देखा था। कब? किस में देखा था? बलगम में देखा था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट से संबंधित। 7th क्वेश्चन क्या है कि शारदा एक्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए विधवा विवाह दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि सती प्रथा, बाल विवाह, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। अब इसके बाल विवाह के बारे में और देखते हैं। देखिए शारदा एक्ट के बारे में हम समझते हैं कि शारदा एक्ट क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है कि बाल विवाह जो इसमें ये बाल विवाह के लिए हुआ था। कब शुरू हुआ था? ये 28 दिसंबर 1929 को शुरुआत हुई थी। और उसी समय क्या? बाल विवाह निरोधक अधिनियम शुरू हुआ था। कब? 28 दिसंबर 1929 में। ये नियम जो होता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? हरविलास शारदा के प्रयास से आया। किसके आया? हरविलास शारदा। और इन्हीं के नाम पर इसको शारदा एक्ट नाम रखा गया। तो इसको किसने शुरू किया? किसके प्रयास से ये आया? हरविलास शारदा के प्रयास से आया। और इसको जो है इन्हीं के नाम पर क्या, इस एक्ट का क्या नाम हुआ? शारदा एक्ट नाम ये पड़ा। उसके बाद क्या है कि ये जो है ये कब लागू हुआ? ये क्या है? ये लागू तो हुआ, ये 6 मंथ बाद ये लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। तो शारदा एक्ट, अगर ये पूछा जाए कि शारदा एक्ट कब आया तो आप क्या लगाएंगे? 28 दिसंबर 1929 को। अगर इसको पूछा जाए ये कब लागू हुआ तो ये जो है 6 मंथ बाद इसको लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1930 को इसको लागू किया था। और इस समय जो विवाह की एज थी वो क्या थी कि लड़कियों की जो एज थी वो 14 वर्ष थी और लड़कों की जो विवाह की उम्र थी वो 18 वर्ष थी। बाद में क्या किया था कि इसमें संशोधन हुआ था। अब संशोधन के बाद इसमें लड़कों की उम्र क्या है? वो 21 वर्ष कर दी गई थी और लड़कियों की कितनी? 18 वर्ष कर दी थी। लड़कों की कितनी कर दी गई थी? लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की क्या है? 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इतना हम लोगों ने देखा इसके बारे में कि मतलब 6 महीने बाद इसमें संशोधन हुआ था। 6 महीने बाद संशोधन हुआ था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? हरविलास शारदा ने की थी। इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट नाम रखा गया। और ये किससे संबंधित है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया था? 28 दिसंबर 1929 को आया था। और इसमें क्या है, उस समय एज कितनी थी कि लड़कों की एज कितनी थी? लड़के की एज कितनी थी? 18 वर्ष रखी गई थी और लड़कियों की एज 14 वर्ष रखी गई थी। अब तो यहाँ पर ये बाल विवाह, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 0 से 2।
तो आगे बढ़ते हैं कि मतलब 0 से 2 प्रयत्न एवं भूल, मतलब बच्चे इस समय क्या करते हैं कि प्रयास भी करते हैं और जब वो भूल कर फिर उसके बाद वो उन्हीं चीज़ों से वो दोबारा सीखते हैं। द्वितीयक रंग क्या है? तो द्वितीयक रंग क्या है? ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंग क्या होता है? 3 होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, ये RBY यानी रेड यानी लाल, ब्लू यानी नीला, येलो मतलब पीला। तो लाल, नीला, पीला ये क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। और द्वितीयक रंग कैसे बनाए जाते हैं? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। और द्वितीयक रंग क्या होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं OGP। तो ये क्या होते हैं? मतलब O से नारंगी, G से क्या होता है? हरा, और P से पर्पल। तो ये नारंगी, हरा, बैंगनी, ये 3 रंग कौन होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से क्या बनाए जाते हैं? द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। RBY यानी लाल, नीला, पीला ये क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। और नारंगी, हरा, बैंगनी ये कौन से होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। क्या 1 पट्टी की होती है, 2 पट्टी की होती है, 3 पट्टी की या 4 पट्टी की? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2 पट्टी की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 कैलोरी पर फाइबर प्रति मतलब कितनी है? इसकी मात्रा कितनी है? तो ये यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 ग्राम। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। पारिवारिक साधन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? मानवीय एवं अमानवीय। सेकंड है परंपरागत एवं अपरंपरागत, गैर परंपरागत। और तीसरा है लचीले एवं गैर लचीले। और चौथा है पूर्ण एवं अपूर्ण। तो 12वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये पहला ऑप्शन यहाँ पर मानवीय एवं अमानवीय। इसके बारे में समझते हैं कि पारिवारिक साधन जो होते हैं ये मानवीय और अमानवीय होते हैं। जो मनुष्य के अंदर निहित होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन बोलते हैं। और अमानवीय कैसा संसाधन होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे अमानवीय संसाधन कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। लेकिन इसको निकिल एवं डार्सी और किसने? ग्रास एवं कैंडल ने दिया है। तो इसमें थोड़ा सा एक अंतर है। जो निकिल एवं डार्सी ने किसको? जो समय है, समय के मामले में समय को लेकर इन लोगों में, दोनों लोग में मतभेद है कि समय को निकिल एवं डार्सी अमानवीय बताते हैं। किसको? देखिए यहाँ पर इसको समझिए कि समय ये क्या है? टाइम। समय को किसने? निकिल एवं डार्सी क्या बताते हैं? अमानवीय बताते हैं। और ग्रास एवं कैंडल क्या बताते हैं? मानवीय बताते हैं। मतलब एक ही, बस यही थोड़ा सा अंतर है। मानवीय संसाधन और अमानवीय क्या होते हैं? मानवीय होते हैं जो मनुष्य के अंदर निहित होते हैं, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, उसे मानवीय संसाधन बोलते हैं। अमानवीय संसाधन होते हैं कि जिसे व्यक्ति देख सकता है, छू सकता है, वो अमानवीय होते हैं। लेकिन समय ऐसा संसाधन है जिसको निकिल एवं डार्सी क्या बोलते हैं कि इसे अमानवीय संसाधन बोलते हैं, और ग्रास एवं कैंडल मानवीय बोलते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 13 नंबर पर है। जब फ्लोट वार्प यान या यहाँ पर वार्प है से बनता है तो क्या कहलाता है? साटिन बुनाई, रिब बुनाई, AB दोनों। यहाँ पर सेटिन साटिन होगा। तो यहाँ पर ये पहला क्या है? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये साटिन बुनाई है। साटिन बुनाई में देखिए यहाँ पर 2 होते हैं ना, एक ताना होता है, एक बाना होता है। तो कौन सा इसमें कौन सा प्रधान होता है, इसके बारे में पूछा है कि ताना प्रधान होता है या बाना प्रधान होता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है ये जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर की जाती है।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1977 में। आगे बढ़ते हैं कि उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016, 4 दिसंबर 2015, 12 दिसंबर 2018 और 12 दिसंबर 2016। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। इसको देखते हैं कि पहले इसको सही करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 मई 2016 इस तरीके, यहाँ पर ये क्या है 4 दिसंबर, यहाँ पर ये 2007 सही होगा। तो आगे इसमें देखते हैं कि उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत जो है ये उज्ज्वला स्कीम, और देखिए यहाँ पर ये चीज़ें अलग हैं। उज्ज्वला स्कीम और प्रधानमंत्री स्कीम योजना ये दोनों अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये हर घर में एलपीजी कनेक्शन की योजना है, मतलब हर घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसके लिए ये योजना चलाई गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और ये कब चलाई गई थी? 1 मई 2016 में। इसे किस नाम से जानते हैं और इसे क्या कहेंगे? इसको PMMUY, ये इसको इस नाम से जानते हैं, PMUY। तो प्रधानमंत्री ये उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। लेकिन उज्ज्वला योजना ये किसके लिए था? ये वुमेन प्रोटेक्शन की योजना है, जो क्या कि जो यौन शोषण अपराध हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए योजना बनाई गई थी। ये महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। तो उज्ज्वला स्कीम और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये दोनों अलग अलग हैं। उज्ज्वला स्कीम जो है ये 4 दिसंबर 2007 को चलाई गई थी, और उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये सिलेंडर यानी एलपीजी के लिए ये चलाई गई थी, हर घर में सिलेंडर के लिए, हर घर में एलपीजी के लिए 1 मई 2016 को। और जो उज्ज्वला योजना थी ये वुमेन प्रोटेक्शन और उसके किसके यौन शोषण के लिए अपराध हो रहे हैं उसको रोकने के लिए योजना चलाई गई, ये महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं कि परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? अब ये परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? यहाँ पर चरित्र लेखन विधि, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, और क्या है कि आत्मचरित्र लेखन विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अल्पना कहाँ से है। अब इसके बारे में देखते हैं कि अल्पना कहाँ से है। ये बंगाल की है कि उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की है, बिहार की है। तो अल्पना जो है ये कहाँ की है? यहाँ पर इसमें पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर ये पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी ये बंगाल की है। अब देखते हैं कि अल्पना को महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में अल्पना को किस नाम से जानते हैं? ये देखिए महाराष्ट्र में इसको किस नाम से जानते हैं? इसे क्या, अल्पना को क्या बोलते हैं? रंगोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंगोली ना। और उसके बाद कहाँ? राजस्थान में इसको मांडना बोलते हैं। क्या बोलेंगे? और उसके बाद कि कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में चौक पूरना बोलते हैं, गुजरात में सतिया धरना बोलते हैं। तो देखिए ये जो है अल्पना को हर जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि शुक्रवाहिका यहाँ पर ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? शुक्रवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाही, नलिका। तो इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा, इसमें क्या दिया है? कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो यानी अंडाशय भी आता है, गर्भाशय भी आता है, डिंबवाही नलिका भी आता है। तो यहाँ पर ये जो है पहला ऑप्शन जो है ये नहीं आता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग, बटुआ, दीर्घकालीन विनियोग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए जो विनियोग होता है, जहाँ पर आपको
आप पैसे कहीं मतलब लगा दे रहे हैं या पैसे कहीं जमा कर दे रहे हैं, उसके रूप में आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। लेकिन जीवन बीमा ये भी सही है। अल्पकालीन विनियोग जो अल्पकाल के लिए होता है ये भी सही है। दीर्घकालीन विनियोग ये भी सही है। लेकिन बटुआ में ऐसा कोई विनियोग नहीं होगा, तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का, कि 21 का क्या है, मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया गया। तो अमोनिया, बोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा, ये और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर जो है ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसके लिए, मर्सराइजिंग परिसज्जा के लिए। ये इसमें क्या करता है, ये किस पर की जाती है मर्सराइजिंग परिसज्जा, ये किस पर की जाती है, ये कॉटन पर की जाती है। और क्या होता है कि इससे उस वस्त्र पर चमक आती है। कॉटन पर की जाने वाली परिसज्जा है। और इसमें कौन सा, हमने क्या बोला कि मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया गया, इसमें तीसरा ऑप्शन कास्टिक सोडा सही हो जाता है। ये कास्टिक सोडा को किस नाम से जानते हैं, और NaOH। आगे बढ़ते हैं, ये कि अनिवार्य बचत का उदाहरण है सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, जीवन बीमा निगम, जन भविष्य निधि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर अनिवार्य बचत का उदाहरण यानी ये सामान्य भविष्य निधि सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1940 में, 1945 में, 1942 में, 1954 में। तो देखिए ये क्या है, पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको WHO के नाम से जानते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस नाम से जानेंगे, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। ये देखिए कि ये जो UNA यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा, UNA, यहाँ देखिए UNA, ये क्या है कि ये जो है, तो सॉरी ये UNA नहीं UNO है, क्या है UNO, हाँ UNO। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संगठन है। इसमें कई सारे कंट्री सम्मिलित हैं, इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं। और क्या है, कई सारे कंट्रियों को मिलाकर ये क्या करता है, ये UNO जो है ये काम करता है। उसी का एक हिस्सा क्या है, हेल्थ है, उसी का एक हिस्सा हेल्थ है। और क्या है कि उसी का एक हिस्सा हेल्थ है, जिसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी किसको दी है, WHO को। अब ये WHO में देखिए 3 सन हैं। कौन कौन से WHO में 3 सन हैं, एक 1945 है, और क्या है 1946 है, और एक कौन है 1948 है। अब ये 3 सन है इसमें ना। तो 1945 में जो है ये प्रपोजल आया, ब्राज़ील और चीन ने ये प्रपोजल दिया था। तो कौन सा है, 1945 में प्रपोजल आया था, और किसने दिया था, ब्राज़ील और चीन ने दिया था, जो कि हमें अलग से कोई ऐसा संगठन, मतलब वो क्या थे कि उस अलग से ऐसा कोई संगठन बनाया जाए। और 1946 में जो है इसे क्या है कि इसे संविधान में जगह मिल गई। और जो 1948 में क्या हुआ था कि इसमें स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये देखिए, तो इसके बारे में हम लोगों को 3 सन याद करना है, 1945, 1946 और 1948। और UNO क्या है, इसके बारे में हमने देखा। अब तो देखिए जो 1945 में था, इसमें क्या था कि इसमें प्रपोजल आया था, और किसने दिया था प्रपोजल, ये ब्राज़ील और चीन ने दिया था। और क्या सोचा कि कोई ऐसा क्या है, कोई ऐसा संगठन बना देना चाहिए जो किसके लिए काम करे, जो किसके लिए, जो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए कार्य करे, किसके लिए, हेल्थ के लिए कार्य करे। WHO का कार्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो हैं, इसके कितने सदस्य हैं, 6 से क्षेत्रीय सदस्य संगठन हैं। कितने, WHO के
6 क्षेत्रीय संगठन है। भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया में रखा गया और जिसका कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और जिसका कार्यालय दिल्ली में है, दिल्ली में इसकी स्थापना 1 जनवरी 1949 में हुई थी। WHO ने WHO ने INCAP क्या है कि WHO ने, देखिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। WHO ने INCAP प्रोटीन की सहायता से एक प्रोटीन बनाया जो कि वानस्पतिक था और ये प्रोटीन जो है ये गरीब बच्चों की जो कि प्रोटीन से पीड़ित थे उनके लिए था, ये उनको दिया जाता था। तो ये देखिए अभी इससे जुड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये क्या है कि WHO ने, इसमें देखिए 1945 है तो ये सही होगा। और इस प्रोटीन का नाम क्या था? इस प्रोटीन का नाम था इनकेपरीना। क्या नाम था? इस प्रोटीन का नाम इनकेपरीना था। और अब यहाँ पर देखिए 1945 ये सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन लोगों में मानवीय संसाधन, ये निखिल एवं डार्सी के संसाधन 2 होते हैं। पारिवारिक संसाधन कौन कौन से? एक मानवीय होता है, दूसरा अमानवीय होता है। मानवीय जो होते हैं ये मनुष्य के अंदर निहित होते हैं और अमानवीय जो होते हैं वह मनुष्य के अंदर निहित नहीं होते हैं। जिसे हम क्या होते हैं? मानवीय क्या होता है? जिसे देख के छुआ नहीं जा सकता है, वो मानवीय होते हैं। देखिए पहले देखते हैं संसाधन क्या होते हैं। जो भी उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करे वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जो भी उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करे वही संसाधन कहलाते हैं। तो निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है तो यहाँ पर ये कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करता है। देखिए जिसमें सभी विकास हो रहे हैं, जिसमें शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, नैतिक गुणों का विकास हो रहा है। तो देखिए बच्चों को क्या है, किसमें विकास होता है? खेल में। किसमें? खेल में सारे विकास होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? कार्यालय में भेंट, फार्म व घर पर भेंट, विधि एवं परिश्रम प्रदर्शन, समूह चर्चा का आयोजन। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फार्म एवं घर पर भेंट। आगे बढ़ते हैं कि उल्टा टाका को कहते हैं। उल्टा टाका को क्या कहते हैं? 27 का क्वेश्चन है। उल्टा टाका को कहते हैं पर्ल टाका, मिस टाका, एक टाका, जर्सी टाका। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उल्टा टाका को पर्ल टाका के नाम से जाना जाता है। गेहूं का चोकर किसके परत में होता है? अधिचर्म, भ्रूणपोष, भ्रूण, बीजकोष। देखिए इसका इंग्लिश देखेंगे तो उसमें ये क्या है, क्या दिया हुआ है? पेरिकार्प। क्या दिया हुआ है? पेरिकार्प। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा? 28 का क्या है कि गेहूं का चोकर किसके परत में होता है? किसके परत में होता है? बीजकोष। तो ये देखिए डी वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कार्य सरलीकरण की 29वें का क्या है कि कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है। प्रोसेस चार्ट और किसमें? प्रोसेस चार्ट, साइक्लोग्राफ और क्या है? ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट। तो देखिए कार्य सरलीकरण के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डीप पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नेट भी बनते हैं और इस बार भी जो 2024 का पेपर हुआ है, ये दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, जनवरी में, वो भी क्या है उसमें भी क्वेश्चन आए थे कार्य सरलीकरण से। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं कार्य सरलीकरण। कौन कौन से? एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है। जो औपचारिक होते हैं उसको वो 4 भागों में बांटे होते हैं और जो अनौपचारिक होते हैं जिसको पेन पेंसिल तकनीक बोलते हैं, ये भी 4 भागों में बांटे होते हैं। जो औपचारिक होते हैं ये 4 होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, साइक्लोग्राफ, स्टॉपवॉच। और जो अनौपचारिक होते हैं जिसको पेन पेंसिल बोलते हैं, ये ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, पाथवे चार्ट। तो इसमें क्या पूछा है? कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है। तो औपचारिक तकनीक कौन सी है? देखिए अभी को हमने बताया कि औपचारिक तकनीक जो है माइक्रो मोशन,
मेमो मोशन, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच। तो ये क्या चारों में से एक को है जो हमने जो बोल रहे हैं? माइक्रो मोशन, क्या इसमें माइक्रो मोशन है? मेमो मोशन, क्या इसमें मेमो मोशन है? साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच, तो ये इसमें क्या है? साइक्लोग्राफ है। तो यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न विषयों में से कौन सा मादक विष है? तो निम्न विषयों में से कौन सा मादक विष है? यहाँ पर जो है ये इसमें अफीम दिया हुआ है, शराब, गांजा, भांग। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अफीम। तो देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए निम्न विषयों में से कौन सा मादक विष है? अफीम। तो देखिए इसमें विष के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जलन उत्पन्न करने वाले विष, और क्या? उदर अथवा क्या है कि आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष। और तीसरे नंबर पे कौन से होते हैं? कि निद्रा उत्पन्न करने वाले विष, और क्या है? तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। तो 4 प्रकार के विष होते हैं। एक बार फिर से सुनिए। जलन उत्पन्न करने वाले विष, उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष, निद्रा उत्पन्न करने वाले विष, और क्या? तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। तो जो जलन उत्पन्न करने वाले विष होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? कास्टिक सोडा हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बोलिक एसिड हो गया, खनिज हो गया। और क्या? उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष कौन से होते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? कि पिसा हुआ शीशा हो गया, विषैले एवं सड़े गले पदार्थ हो गए। तो ये सब क्या हो गए? कि ये जो उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष होते हैं। निद्रा उत्पन्न करने वाले में देखिए अफीम है, मार्फिन है, और क्या है? कि अफीम, मार्फिन, और मतलब और भी इसमें कई आते हैं। और तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष में भांग, धतूरा, क्लोरोफॉर्म, मदिरा। तो ये 4 प्रकार के विष के प्रकार होते हैं। जलन उत्पन्न करने वाले, उदर अथवा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले, निद्रा उत्पन्न करने वाले, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले। तो अफीम कौन सा हो गया? निद्रा उत्पन्न करने वाले विष। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य, कठिन कार्य, सामान्य कार्य, ए सी दोनों। तो कौन सा कार्य है यहाँ पर झाड़ू लगाना? झाड़ू लगाना जो होता है वह कठिन कार्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखिए यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है, और ये देखिए इसीलिए यहाँ पर जो है झाड़ू लगाना उसमें क्या है? उसका मतलब था पोछा लगाना। तो झाड़ू लगाना क्या है? ये कठिन कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? आनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क विकार, सभी। तो यहाँ पर 32 का कौन सा आंसर सही होगा? 32 का सभी। यहाँ पर ये जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शनी, चित्र एवं फोटोग्राफ, श्रव्य सामग्री। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है? कि प्रदर्शनी। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है? क्या है? कि श्वासावरोध और क्या है? कि मतलब सांस लेने में दिक्कत, और क्या है? कि जन्मजात असमानताएं, संक्रमण, सभी। तो यहाँ पर प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली मृत्यु का कारण कौन सा है? यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास के पहलू हैं। पहलू में शामिल है शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास, उपयोग सभी। तो बाल विकास के पहलू में क्या है? ये तीनों शामिल होते हैं, मतलब यहाँ पर जो है ये सभी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टार्सल प्रयास है, झुकना, बैठना, उठना, खींचना, टांग या मतलब पैर जिसको टांग बोलते हैं की गति, और रोकना। ये क्या है? कि अब इसमें ये देखिए इसके बारे में समझते हैं टार्सल प्रयास क्या है। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि झुकना बैठना। अब ये कैसे होता है? यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। झुकना बैठना कैसे होता है? देखिए ये 5 प्रकार के होते हैं। ये एनर्जी एफर्ट के होते हैं, मतलब पार्ट हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है? फिजिकल,
दूसरा क्या है मानसिक, तीसरा विजुअल, चौथा पैडल और पांचवा है टॉर्सल। तो जो पहला है फिजिकल, ये शारीरिक प्रयास है, और दूसरा है मानसिक यानी मेंटल। तो पहला क्या है फिजिकल हो गया, दूसरा मानसिक यानी मेंटल हो गया, तीसरा क्या है विजुअल, और चौथा क्या है पैडल, और पांचवा है टॉर्सल। तो शारीरिक प्रयास के अंतर्गत क्या होता है कि जो हम शारीरिक श्रम के द्वारा जिसमें पूरा शरीर मेरा काम करता है उसको शारीरिक प्रयास बोलते हैं। मानसिक प्रयास जो माइंड के द्वारा, जो दिमाग के द्वारा होता है उसको मानसिक प्रयास बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ की प्लानिंग की जाए, योजना बनाई जाए, कोई चीज़ सोचा जाए, तर्क किया जाए, निरीक्षण किया जाए, निर्णय लिया जाए, तो ये सब क्या है निर्णय लेना। तो ये क्या है कि ये सब मानसिक प्रयास के अंतर्गत आता है। विजुअल मतलब जिसमें हम देखते हैं, तो वो देखने में मतलब जैसे कि क्या कर रहे हैं निरीक्षण करना देखिए मानसिक में नहीं आएगा, क्योंकि हम निरीक्षण कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख के निरीक्षण करेंगे। लेकिन निर्णय लेंगे वो अपने माइंड से सोच के करेंगे ना, अपने दिमाग से सोच के करेंगे। अगर निर्णय ले रहे होंगे तो निर्णय जो लेना है वो मानसिक प्रयास के अंतर्गत है। निरीक्षण करना ये विजुअल के अंतर्गत आता है। कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो ये क्या है परीक्षण कर रहे हैं। तो और क्या है कि अब ये पैडल के अंतर्गत क्या आता है कि खड़े होना, दौड़ना, चलना, ये सब क्या है पैडल के अंतर्गत आता है, जिसको पद प्रयास भी बोलते हैं। टॉर्सल क्या है मतलब कि मोड़न प्रयास, मतलब बागवानी हो गया, घुटनों पर बैठना, खेती का काम, ये सब क्या हो गया टॉर्सल प्रयास हो गया। तो यहाँ पर देखिए झुकना, बैठना, ये क्या हो गया ये टॉर्सल प्रयास के अंतर्गत आ गया। अब बच्चों का विकास परिणाम है सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नता का, सीखना और परिपक्वता का। तो बच्चों का जो विकास परिणाम होता है ये क्या सिर्फ परिपक्वता या सीखने का नहीं होता, न ये व्यक्तिगत विभिन्नता का होता है, ये होता है सीखना और परिपक्वता। कोई व्यक्ति अगर सीखता है और कार्य करता है तो ही उस क्षेत्र में वो क्या होता है परिपक्व हो जाता है। तो ये क्या है सीखना और परिपक्वता का। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं प्रकाश मापक, ज्यामितीय, तापमान, कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कैलोरीमेट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जठर रस में पाया जाता है एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पेप्सिन। जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिब्बा बंद जैम या जेली पर कौन सा चिन्ह लगा रहता है? एग मार्क, ISI, FPO और क्या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा डिब्बा बंद जैम या जेली पर कौन सा चिन्ह लगा रहता है? FPO, यानी यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है कि ध्यान आकर्षण, संतुष्टि, रुचि, इच्छा। तो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? यहाँ पर ये पहला ऑप्शन होगा, क्या है? ध्यान आकर्षण। अब ये प्रसार शिक्षा में देखिए हम लोगों ने एक ट्रिक मतलब पढ़ा हुआ है कि इसको कैसे याद करना है प्रसार शिक्षा का। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है, इसको देखिए पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, AID और क्या है कि AIDCKASE ना। तो ये क्या हो गया कि AIDCKASE। तो अभी देखिए A से क्या हो गया, अटेंशन हो गया, और I से इंटरेस्ट हो गया, और D से डिज़ायर हो गया, और क्या हो गया कि और AID अटेंशन, इंटरेस्ट और डिज़ायर, और क्या C से कन्विक्शन, और फिर उसके बाद K से नॉलेज, A से एक्शन, और S से सेटिस्फैक्शन, E से इवैल्यूएशन। तो A से मतलब A से इसका क्या होगा हिंदी, ध्यानाकर्षण, और I से इंटरेस्ट मतलब अभिरुचि, फिर D से आकांक्षा, फिर उसके बाद C से विश्वास है, फिर K से नॉलेज मतलब जानकारी, और A से मतलब एक्शन मतलब क्रिया, और
क्या है कि एस से सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष, ई से इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, अगर इसको कोई याद कर ले तो इसके पूरे चरण हैं ये। तो इससे क्या है, इससे क्वेश्चन जो है आते हैं तो उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से परिमार्जन का प्रयोग किस में होता है? ऊन में, रेशम में, रेयान में, नायलॉन में। देखिए ये दो होता है, ऊन और रेशम दोनों में होता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? ऊन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है 6 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 8, 9। तो कितना होता है कि 9.2 होती है ना। तो यहाँ पर 1 ग्राम वसा से देखिए हमको जो एनर्जी प्राप्त होती है वो किससे? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और वसा से, तीनों से प्राप्त होती है। प्रोटीन से 4.2 और 4.2 प्रोटीन से, और किससे? 4.2 और कितना? कार्बोहाइड्रेट से कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट से कितनी होती है कि 4.2 ना। फिर उसके बाद फैट से कितना होता है? फैट से ये 9.2। तो यहाँ पर जो है 9.2 दिया नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रसव में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह कहाँ की स्थिति होती है? तो ब्रीच जन्म, उपकरण जन्म, प्राकृतिक जन्म, सहज जन्म। तो देखिए पहले क्या है, पहले अगर जो नॉर्मल प्रसव होता है, जो साधारण प्रसव जो सहज होता है, वो क्या होता है? पहले सिर आता है बाहर। लेकिन अगर ये क्या है कि पहले नितंब आ रहा है, उसके बाद टांगे आ रही हैं, तो इसको किस नाम से जानेंगे? इसे ब्रीच प्रसव के नाम से जानेंगे या ब्रीच जन्म के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 है, वर्ष क्या है कि वर्ष में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। तो कब प्राप्त हुई? ये 1914 में। यहाँ पर जो है ये पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। तो देखिए हम लोगों ने अभी जितना पढ़ा WHO के बारे में, तो ये क्या है? ये किसके लिए कार्य करता है? माता एवं शिशुओं के लिए ये कार्य करता है, और इसका नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 47 की तरफ। लिखित एवं मुद्रित सामग्री किस प्रकार का क्या है? साधन है। लिखित एवं मुद्रित सामग्री ये किस प्रकार का 47 का क्या है कि इसमें है लिखित एवं मुद्रित सामग्री, ये किसका साधन है? ये दृश्य सहायक सामग्री है। कैसा है? दृश्य सहायक सामग्री, यानी ये दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? ये निन्ने यानी हैदराबाद, CFRTRI मैसूर, एवं भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है कि बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ ये किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए पहले इसको देखते हैं कि इसी को किस और क्या कहते हैं? MPF भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फूड के नाम से इसको जानते हैं। क्या, किस नाम से? मल्टीपल फूड के नाम से जानते हैं। और CFTRI जो होता है ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1950 में कहाँ हुई थी? मैसूर में हुई थी। और ये खाद्य संरक्षण के क्षेत्र में क्या करते हैं कि रिसर्च करते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं कि ये यहाँ पर नए नए मेथड को खोजा जाता है। कैसे क्या होते हैं, कैसे फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ये कार्य करता है। क्या करता है कि कैसे फूड को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए यह काम करता है। ये कम पैसे और क्या है और पौष्टिकता से भरपूर आहार बनाने में संलग्न होता है, ताकि वो क्या करे, ताकि वो आहार गरीबों को, कुपोषित को क्या किया जाए, बांटा जा सके। CFTRI द्वारा जो होते हैं 3 फूड ऐसा है जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। कौन कौन सा? एक बाल आहार है, दूसरा जो है वो माल्ट युक्त आहार है, तीसरा जो है वो बहुउद्देशीय आहार, यानी इसको क्या बोलते हैं? MPF। तो यही तो आया है कि बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? तो
देख लीजिए कि इसको बहुउद्देशीय आहार यानी MPF। एक बार देखिए, अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो अपने नोट्स में अगर आप इसको मतलब लिख लेंगे तो इससे आपकी नोट्स बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। आप लोगों को ये सब चीज़ें आपको डिटेल में मिल रही हैं। एक बार फिर से देखिए कि बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ ये जो है इसी को किस MPF के नाम से जानते हैं, मल्टीपर्पज़ फूड के नाम से जानते हैं। CFTRI जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और क्या है कि इसका केंद्रीय आहार तकनीक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कि 1950 में हुई थी। कहाँ हुई थी, मैसूर में हुई थी। और कार्य क्या है इसका, खाद्य संरक्षण के क्षेत्र में क्या करते हैं कि रिसर्च करते हैं और यहाँ पर नए नए मेथड खोजते हैं। किसके लिए, ये फूड को प्रिजर्व करने के, मतलब लंबे समय तक उसको वो लंबे समय तक चले उसके लिए ये काम करते हैं। ये कम पैसे और पौष्टिकता से भरपूर आहार बनाने में मतलब आहार बनाते हैं और क्या करते हैं जिससे वह गरीबों और कुपोषितों में बांटा जा सके कम पैसे में। और क्या होता है कि इसमें 3 फूड ऐसे होते हैं जो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। कौन कौन से, बाल आहार, माल्ट युक्त आहार और बहुउद्देशीय आहार। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो वृद्धि के दौरान बच्चों को यहाँ पर देखिए ये हिस्टिडीन जो होता है ये आवश्यक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि परिधानों में झालरदार कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, गोलाकार। बोलनी ऊन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है मेरिनो ऊन, दूसरा है पैसम ऊन, तीसरा है शाहतूश और उसके बाद चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्या है कि मेरिनो ऊन। बोलनी ऊन को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरिनो ऊन के नाम से जानते हैं बोलनी ऊन को। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं निःसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भवन अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो देखिए रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है इसके लिए ये क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे इसके लिए क्या करता है, वैक्सीनेशन की जाती है और ये वैक्सीनेशन क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये क्या करते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। देखिए कोरोना काल में विटामिन सी जो है वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कहा जा रहा था कि उस टाइम कि विटामिन सी सब लोग को खाना चाहिए। उस समय देखिए जो नींबू का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और तो क्या है कि निःसंक्रमण ये क्या करता है कि तो ये मतलब ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये हमारे शरीर को मतलब किसी रोग से बचाता है। और ये निःसंक्रमण क्या होता है, ये संक्रमण को क्या करता है, समाप्त करता है। जैसे निःसंक्रमण मतलब संक्रमण को समाप्त करने के कई तरीके होते हैं। अभी देखिए कोई रोगी है उसके कपड़े को क्या करते हैं कि डिटॉल वगैरह में धुल कर उसको धूप में डाल दिया जाए तो वो क्या होता है, निःसंक्रमित हो जाता है। तो उसी तरीके से उसको क्या बोलते हैं, निःसंक्रमण बोलते हैं। उद्भवन विधि क्या होता है, उद्भवन काल क्या होता है, उद्भवन अवधि ये क्या होती है, कोई भी रोग जो क्या है ऊपर से दिख नहीं रहा है, अभी जो है वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो रोग उसके अंदर वो अंदर है, उसके अंदर है लेकिन वो क्या है कि वो ऊपर से दिख नहीं रहा है, खुलकर वो बाहर नहीं आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उद्भवन अवधि बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया। और 53 बच्चों में समीप दूराभिमुखी क्या होते हैं, विकास क्रम क्या है, सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, छाती से पैर की ओर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ से ये केंद्र से परिधि की ओर, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चेचक के विषाणु का क्या नाम है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है। यहाँ पर देखिए ये जो चेचक के विषाणु का नाम है कि वेरिसेला जोस्टर विषाणु, क्या है कि वेरिसेला जोस्टर
विषाणु, चेचक के विषाणु का नाम है। तो देखिए जो चेचक का नाम है, इसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शीतला रोग भी बोलते हैं, इसे बड़ी माता भी बोलते हैं। और जो चिकन पॉक्स होता है उसको छोटी माता बोलते हैं। तो और क्या होता है कि ये एक देखिए ये क्या है कि चेचक के विषाणु का क्या नाम है, ये देखिए एंड अमीबा हिस्टोलिटिका है, वेरिसेला जोस्टर विषाणु है, विब्रियो कालेरा है और साल्मोनेला टाइफी है। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जीन पियाजे और क्या है, ये देखिए यहाँ पर इरिकत नहीं है, यहाँ पर ये इरिक्सिन होगा, और पावलाव हैं और सिगमंड फ्रायड हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, जीन पियाजे ये सही हो जाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का है, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। तो हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, कोई नहीं। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है, हैजा जो है वो जल द्वारा फैलता है। और क्या होता है कि जल द्वारा और कौन कौन से रोग फैलते हैं, क्या होते हैं, हैजा है और क्या है, हैजा है और क्या, पेचिस है और टाइफाइड है और क्या है, अतिसार है। क्या है, टाइफाइड है और अतिसार है। तो ये किसके द्वारा फैलते हैं, जल द्वारा फैलते हैं। और इसका हैजा का माध्यम क्या होता है, मक्खी होती है। जहाँ बहुत भीड़ वगैरह दिखेंगे तो ऐसे स्थानों पर मक्खी जहाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ से हैजा ज़रूर फैलते हैं, हैजा फैलते हैं। ये किसके द्वारा फैलते हैं, जल के द्वारा फैलते हैं। ये जल और भोजन द्वारा आप देखेंगे तो दोनों द्वारा फैलते हैं, मतलब लेकिन ज़्यादातर ये किसके द्वारा कहा जाएगा कि ये जल द्वारा फैलते हैं। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। तो थकान की स्थिति में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल और क्या है कि एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो थकान की स्थिति में कौन सा अम्ल होता है, ये यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये देखिए थकान की स्थिति में ये कैसे सही होगा कि लैक्टिक अम्ल, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं, जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें जो है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है वह हमको एनर्जी देता है ना। तो जब कार्य करते हैं तो जब ग्लूकोज एनर्जी देता है और वो ग्लूकोज क्या करता है, वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब कार्य करते हैं और थकान की स्थिति में वो किस में बदल जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट में और किस में, वो लैक्टिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से थकान लगता है। अगर वह यही लैक्टिक अम्ल में वो कन्वर्ट ना हो, लैक्टिक अम्ल में ना बदले तो थकान नहीं लगेगी। तो कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है, तो ये क्या है, कौन सा अम्ल एकत्रित होता है, लैक्टिक अम्ल। जैसा कि हमने कहा कि लैक्टिक एसिड जो होता है वह ग्लूकोज के जलने से और किसके वजह से, ऑक्सीजन के जलने से यह किस में बदलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिससे क्या होता है, थकान महसूस होती है। किस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आप जानते हैं कि बालक का सामाजिकरण परिवार से प्रारंभ होता है और वो प्रथम, उसकी एक तरीके से प्रथम पाठशाला भी परिवार है और उसकी पहली शिक्षिका कौन होती है, माँ होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक प्रभाव डालती है, किस पर अधिक प्रभाव डालती है। तो ये किस पर डालेगी, पौधे, मानव, भौतिक संसाधन और सभी। तो ये किस पर प्रभाव डालती है, पौधे पर डालती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट डे जो हम लोग देखेंगे तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। क्या है इसमें, देखिए अभी इसके पहले आया था कौन सा प्रथम चरण है ना, तो इसमें क्या है, कौन सा प्रसार क्या है, शिक्षण का चरण नहीं है।
तो इसमें क्या है कि ध्यानाकर्षण है, अभिरुचि है, ध्यान विकर्षण है, संतुष्टि है। उसमें क्या था, पहला ऑप्शन सही हो रहा था, ध्यानाकर्षण था, और यहाँ पर क्या है, ध्यान विकर्षण। तो ये तो देखिए, ध्यान आकर्षण, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ध्यान मतलब खींचना चाहिए अपनी तरफ ना, लेकिन ये क्या है, ध्यान विकर्षण। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन, और पूछा है कौन सा चरण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीसरा जो है ये नहीं है। तो एक बार फिर से देखिए कि कौन सा प्रसार का चरण नहीं है, ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, ध्यान विकर्षण, संतुष्टि। तो कौन सा नहीं है, ध्यान विकर्षण। तो देखिए आज के लिए इतना ही। ये आज का PYQ जो है ये यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए हैं। अब नेक्स्ट डे जो है इसके आगे से क्वेश्चन कराए जाएंगे और वो जो है उतना कंप्लीट हो जाएगा जो भी इसमें बचा हुआ है। कितने 125 क्वेश्चन हैं, तो थोड़े और बचे हुए हैं, तो एक क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए ये जो है आपको मतलब इसका आंसर की आप लोग के पास होगा भी, तो आप लोग जो जानते ही होंगे आंसर लगाना, तो ठीक है, लेकिन जो अगर इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो आपकी पिछली चीज़ें जो हैं, जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है, वो काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी रिपीट हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी, और इससे आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो है पेपर जो बहुत नज़दीक है, तो जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही, जितना बार आप पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।